students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 8, which is about sound. So today we have to discuss another form of energy, which is sound, through which we are audible to everything, है ना? Or the other things are audible to us. See, so let's begin our chapter. Sound क्या है? एक form of energy है जो क्या sensation of hearing हमारे ears में produce करता है ना? Every day from the time we wake up in the morning till the time we go to sleep, we hear different kinds of sound. From the cackle of cocks, है ना? Barking of dogs, chirping of sparrows, ringing of alarm clock, noise of vehicles, sound of children singing or playing, thunder of clouds, sound from musical instrument, radio, TV, etc. है ना? तो ये सारी डिफरेंट साउंड हम पूरे दिन में सुनते हैं. स्पीकिंग, बाय स्पीकिंग ऑल्सो वी ऑल्सो मेक साउंड, बोलते वक्त भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो साउंड क्या है? एक इनसेपरेबल पार्ट है, यानी कि हम इसे अपनी लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इसके थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं. अगर साउंड नहीं होती तो हम एक दूसरे को कैसे सुन पाते? तो हमारी तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं अपने मेंबर्स के साथ, जो उनकी खुद की स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स को प्रोड्यूस करके. सो इट इज़ इंडीड डिफिकल्ट for us to imagine a world without any sound. We hear so much sound every day, but do we know that the sound is produced, or how does it travel from one place to another? In this chapter, we will try to find answer to these questions. So हम अपना world without sound तो imagine कर ही नहीं सकते. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे ये साउंड प्रोड्यूस होती है, कैसे ये साउंड ट्रैवल करती है, कि अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है? I am audible to you. So what are the reasons behind all these questions that we have to discuss today? सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड प्रोड्यूस होती है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से, यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके वाइब्रेशंस के थ्रू क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है. जो टू एंड फ्रो रैपिड मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का अपनी फिक्स पोजीशन पर, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, है ना? जब आप देखना, पुल अ स्ट्रेच रबर बैंड स्लाइटली एंड देन लीव इट, दिस विल सेट द रबर बैंड इनटू वाइब्रेशन, अ साउंड कैन बी हर्ड. आपने अगर आप किसी एक रबर बैंड को लो और उसे स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके उसको इसका एक एंड छोड़ दो, तो क्या होगा? जैसे आप छोड़ोगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा और उसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो आपको एक साउंड, बहुत छोटी सी साउंड सुनने को मिलती है. दैट मीन्स व्हाट? वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड. और वाइब्रेशंस कहाँ प्रोड्यूस होंगे? किसी भी एक ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स है उन पे, उनकी फिक्स पोजीशन पर, ठीक है? चलो, नाउ हाउ इज साउंड प्रोड्यूस व्हेन वी टॉक? अब हम जब बोलते हैं तब कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है? सो हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं या फिर लेरिंग्स कहते हैं, जो हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसी के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है व्हेन वी टॉक, राइट? इसमें क्या होते हैं? दो मेम्ब्रेनस टिश्यूज होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड कहा जाता है. एक नैरो सी स्लिट होती है इनके बीच में, जिससे क्या एयर का पैसेज हो सकता है. वोकल कॉर्ड्स क्या है? एक दूसरे के साथ टुगेदर रखे हुए हैं मसल्स के थ्रू, जो क्या करता है? इन कॉर्ड्स में प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस को कंट्रोल करता है. सो व्हाइल मेकिंग और टॉकिंग अ साउंड, एयर एंटर्स द विंड पाइप. दिस एयर कॉजेज द वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट. द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड. यानी कि जब हम बोलते हैं या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो एयर है वो हमारे विंड पाइप के अंदर एंटर करती है, और फिर ये जो एयर है ये क्या अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और उसी वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है? फिर इफ यू कीप योर फिंगर ओवर द थ्रोट एंड टॉक, यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इनसाइड द थ्रोट. बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लेट अस अंडरस्टैंड ऑसिलेशंस एंड सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू इट. तो जब आप बोलते हो तो बोलते वक्त आप अपने थ्रोट के पास यहाँ पे एक बार क्या अपने फिंगर्स को रख के देखो, तो जब आप बोलोगे तो आपको खुद फील होगा कि यहाँ पे क्या एक वाइब्रेशन जैसी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो ये क्लियर है कि हाँ, जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तब हमारे बोलते वक्त या जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. साउंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. साउंड क्या वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना? तो साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कैन बी आइडेंटिफाइड बाय नोइंग हाउ लाउड एंड हाउ शार्प दे आर. तो क्या डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे? कि कितनी लाउड या कितनी शार्प साउंड वो है. तो साउंड को जो कैरेक्टराइज किया जाता है वो उसकी लाउडनेस,
पिच और क्वालिटी के थ्रू किया जाता है। तो साउंड किसके थ्रू कॉज होती है? वाइब्रेशंस के थ्रू होती है। तो साउंड वेव्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस क्या है? परसेप्शन इन द एयर दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाउ इंटेंस एंड हाउ लो इंटेंस एंड हाई इंटेंस साउंड। लाउडनेस क्या है? हमारे ईयर में जो परसेप्शन होता है जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कितनी हाई इंटेंस या लो इंटेंस साउंड है। सो इसको डिसाइड किया जाता है एम्पलीट्यूड के थ्रू। एम्पलीट्यूड क्या करता है? एम्पलीट्यूड ही है जो लाउडनेस जो है साउंड की उसको डिटरमाइन करेगा। एम्पलीट्यूड जैसे इंक्रीज होगा लाउडनेस भी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स क्या? जो लाउडनेस है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्या? हमारी लाउडनेस। ठीक है, देखो दिस इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे साउंड वेव है, ये क्या है? आपकी साउंड वेव। साउंड वेव कैसे वेव्स फॉर्म में ट्रैवल करती हैं? सो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस साउंड की लाउडनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पिच। पिच क्या है? यू प्रोबेबली हैव एन आइडिया अबाउट द पिच ऑफ अ साउंड इवन इफ यू डू नॉट नो द वर्ड बीइंग स्पोकन। You might describe a sound as a high that is loud or a low that is soft sound, which actually means a high pitch or low pitch sound. So आपको क्या किसी भी साउंड की पिच का आइडिया हो सकता है? बताइए आपको। तो साउंड की जो पिच है उसका हम एक आइडिया लगा सकते हैं विदाउट नोइंग द वर्ड बीइंग स्पोकन। ठीक है, वर्ड चाहे कुछ भी नहीं बोला गया लेकिन साउंड जो है उसकी पिच का हम आइडिया कर सकते हैं, है ना। तो दैट मीन्स किसी भी साउंड कितनी हाई या दैट मीन्स लाउड या कितनी लो दैट मीन्स कितनी सॉफ्ट है, इसको जो हम जब बोलते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट साउंड है या फिर बहुत ही लाउड साउंड है, एक्चुअल में हम वहाँ पे उस साउंड की पिचनेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो हाई पिच्ड है या फिर लो पिच्ड है। ठीक है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव होगी, सी ये क्या है? जहाँ पे ये नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे, दैट मीन्स वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उस साउंड की, है ना। और जहाँ पे क्या है ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम है, दैट मीन्स दैट इज लो फ्रीक्वेंसी वेव। तो जो साउंड की पिच होती है वो किसके ऊपर? वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, यानी कि ये जो वाइब्रेशंस हैं या फिर बोलो जो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दैट मीन्स ये पिच कैसी होगी? हाई पिच साउंड होगी। लेकिन जहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स ये जो आपके टर्न्स है वो कम है, दैट मीन्स वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, दैट मीन्स दैट विल बी अ लो पिच्ड साउंड। सो पिच क्या है? पिच भी एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या करता है? हमको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है एक श्रिल यानी कि शार्प साउंड को किससे? एक होर्स या फिर डल साउंड के कंपैरेटिवली। इसीलिए रीज़न है कि आप क्या किसी एक बच्चे की आवाज़ में और एक वुमेन की आवाज़ में, है ना, या एक मैन की आवाज़ से क्या कर पाते हो? डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। तो जो एक बच्चे की, एक चाइल्ड की जो वॉइस की पिच होती है या फिर एक वुमेन की जो पिच होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। पिच क्या है? पिच रिजल्ट है फ्रीक्वेंसी का, है ना। साउंड वेव की उन फ्रीक्वेंसी का जो हमारे आइज़ के अंदर जा रही है उसका ये रिजल्ट होता है पिच। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की उतनी ज़्यादा वो हमारे ईयर ड्रम्स को हिट करेगी और उतनी ही ज़्यादा उस साउंड की पिच होगी। तो साउंड हर्ड विल बी श्रिलर और स्क्रीची, और जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो थोड़ी श्रिल होगी, स्क्रीची होगी। The object which has a higher frequency will have a higher pitch or will be shriller, and the object which has a lower frequency will have a lower pitch or will be less shrill. तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उनकी पिच हाई होगी और वो ज़्यादा श्रिल हमारे कानों को सुनाई देंगी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है उनकी पिच भी लो होगी और वो साउंड हमारे कानों को श्रिल भी कम होगी। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज नोट दैट यू कैन नॉट मेजर पिच एंड गिव इट अ वैल्यू। पिच को मेजर नहीं किया जा सकता है, आप सिर्फ दो साउंड्स को कंपेयर कर सकते हो और ये बता सकते हो कि कौन सी ज़्यादा हाई पिच है और कौन सी लोअर पिच है। तो लाउडनेस और पिच के बीच में आपको डिफरेंस गिवन है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पर, और पिच किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वाइब्रेटिंग बॉडी के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लाउडनेस जो है चेंज नहीं होती है फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की वजह से, और जो पिच है वो चेंज होती है फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की वजह से। जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी उतनी लोअर बेस साउंड, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा श्रिल साउंड। फिर उसके बाद जो आपकी लाउडनेस है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव बाय द ईयर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी साउंड एनर्जी
की अमाउंट हमारे ईयर्स में रिसीव हो रही है उससे हम लाउडनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन पिच को पिच जो है आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कितनी साउंड एनर्जी हमारा ईयर रिसीव कर रहा है उसकी अमाउंट पर आपकी पिच डिपेंडेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज क्वालिटी। सो साउंड की जो क्वालिटी है ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो एक म्यूजिकल साउंड में, है ना, जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एमिट होती है, और वो वॉइसेस जो हम अपने सेम पिच या लाउडनेस के होते हैं जहाँ हम कॉमनली बात कर रहे होते हैं, है ना, वो साउंड डिफरेंट होती है और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली साउंड डिफरेंट होती है, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, इन दोनों ही टाइप्स ऑफ साउंड्स को बीच में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होता है। यानी कि क्या, एक वायलिन की साउंड, है ना, और एक पियानो की साउंड, जब दोनों एक साथ आप प्ले करते हो सेम नोट पर, तो भी आप उसे क्या कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। सो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एक डिफरेंट साउंड क्वालिटी होती है और इस डिफरेंट साउंड क्वालिटी को हम टिम्बर बोलते हैं। सो व्हाई डू डिफरेंट साउंड सोर्सेज हैव अ यूनिक टिम्बर। अब जो डिफरेंट साउंड सोर्सेज होते हैं इनके अलग अलग या बिल्कुल यूनिक टिम्बर क्यों होता है, क्योंकि जो साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय अ सोर्स व्हेन इट वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अभी बताया साउंड कब प्रोड्यूस होगी, किसी एक सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा जब वहाँ से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस है वो किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोड्यूस होंगे। सो एक्चुअली ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सेवरल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं सेम टाइम पे, और हर एक फ्रीक्वेंसी क्या साउंड प्रोड्यूस करती है एक स्पेसिफिक पिच के साथ। तो जब ये डिफरेंट पिचेस ब्लेंड हो जाती हैं तब जाके साउंड जो है वो टिम्बर बनती है ना। तो क्वालिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर, साउंड के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टिम्बर कैसा है, तब जाके उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड के प्रोपगेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि साउंड किस में, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना। सो वी हियर अ साउंड व्हेन द वेव्स रीच आवर ईयर्स। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अनलाइक लाइट, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। देखो क्या कि आपके जो साउंड है वो साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सभी के थ्रू क्या कर सकती हैं, साउंड ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करके वेव्स की फॉर्म में हमारी ईयर्स में एंटर करती हैं, है ना। लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो आपकी साउंड है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, है ना। तो वैक्यूम के थ्रू ये ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो जब साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है क्या, मीडियम के मॉलिक्यूल्स में। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब मान लो यहाँ पे हम मीडियम ले रहे हैं एयर, तो हमने साउंड प्रोड्यूस करी, तो साउंड जैसे प्रोड्यूस करी तो हमारे थ्रोट क्या था, यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग बॉडी थी जिससे क्या पार्टिकल्स बाहर निकले। पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है, एयर के पार्टिकल्स के थ्रू मूव करेंगे, है ना। सो जो ये एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करने लगते हैं, फिर ये वाइब्रेट करने लगते हैं, और धीरे धीरे वाइब्रेट करते हुए क्या करता है, उस साउंड एनर्जी को अपने नेबरिंग पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और आगे करते करते रिसीवर के ईयर्स तक वो साउंड क्या चली जाती है, पहुंच जाती है। तो when sound waves propagate through a medium, the particles in the medium do not move from one place to another, they just vibrate about a mean position. तो जब साउंड आगे की तरफ बढ़ती है, प्रोपोगेट करती है किसी एक मीडियम के थ्रू, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी ही मीन पोजीशन पे। सो ये जो मेथड है ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव का प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ट्यूनिंग फोर्क का, जिससे आप क्या इस मेथड को क्लियरली समझ पाओगे। सो एज अ prongs ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट, दे कंप्रेस द नियर बाय एयर मॉलिक्यूल, दिस कंप्रेस्ड रीजन ऑफ द एयर इज कॉल्ड कंप्रेशन। सो यहाँ पे आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया, ठीक है, इसको आपने क्या करा, इसके जो prongs थे उनको ऐसे कंप्रेस किया, जैसे कंप्रेस किया तो इसके अंदर जो नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होने लगे, और वाइब्रेट होने के बाद जो कंप्रेस रीजन था इनके बीच का उसको क्या बोला जाएगा, कंप्रेशन बोला जाएगा। फिर द एयर मॉलिक्यूल्स इन द कंप्रेशन रीजन पुश एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द नेबरिंग पार्ट मॉलिक्यूल्स। फिर जो एयर मॉलिक्यूल्स से कौन से वाले रीजन में, कंप्रेशन वाले रीजन में, वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को आगे वाले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जो नेबरिंग वाले रीजन होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, और जो पीछे वाला था वो अब उसमें से कंप्रेशन दूर हो चुका, आगे क्योंकि हमने अपने कंप्रेशन ट्रांसफ़र कर दिया है, आगे वाले पार्टिकल्स अब कंप्रेस हो चुके हैं, जबकि सेम टाइम पे जो पहले वाला कंप्रेशन था वो अब एक्सपेंड हो चुका, और उसको बोला जाएगा रेयरफैक्शन। यानी कि पहले कंप्रेशन इधर था, उसने पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, अपना कंप्रेशन आगे वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र कर दिया, तो आगे वाले ट्रांसफ़र करने वाले में वो तो कंप्रेस हो गया, पीछे वाला तो एक्सपेंड
सस्पेंड हो चुका है एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज रेयरफैक्शन। ठीक है, सो इस तरीके से साउंड क्या करती है, एक ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए चलती है। ठीक है, सी नाउ दे हैव गिवन अस सम एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे कि अब हमें क्या देखना है कि साउंड लिक्विड्स के थ्रू भी प्रोपोगेट करती है। उसके लिए आपने 2 मेटल रॉड्स, एक टब या बकेट कुछ भी ले सकते हो, वाटर ले सकते हो। आपको बकेट में वाटर लेना है, मेटल की रॉड्स को दोनों हैंड्स में होल्ड करके क्या पानी के अंदर इमर्स करना है। दोनों मेटल रॉड्स को आप स्ट्राइक करो वाटर के अंदर, तो आपको क्या उन दोनों मेटल रॉड्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली साउंड क्या बाहर सुनाई देगी। तो यस, व्हेन द साउंड प्रोड्यूस by hitting the metal rod inside the water is heard outside, यानी कि वो जो मेटल की रॉड्स आपने पानी के अंदर रखी थी उनको हिट करने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो आपको बाहर सुनाई देगी। दैट मीन्स व्हाट, कि साउंड लिक्विड्स के थ्रू भी प्रोपोगेट करती है। नेक्स्ट क्या एक्टिविटी है कि साउंड सॉलिड्स के थ्रू प्रोपोगेट करती है। उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक टेबल चाहिए। सो कीप योर ईयर ऑन द टेबल एंड टैप द table gently with your hand. Can you hear the sound produced by tapping the table? Sound is heard when the ear is capped on the table and it is tapped. Sound propagates through solid. कुछ नहीं करना है, टेबल है, टेबल पे आपको अपने ऐसे हेड रख के क्या करना है, लेटना है, अपने ईयर्स को आपको उस टेबल के ऊपर रखना है और फिर उस टेबल को जेंटली आपको क्या करना है, हिट करना है। तो जब आप जेंटली हिट करोगे तो आपको उसके थ्रू प्रोड्यूस हुई हुई साउंड सुनाई देगी। दैट मीन्स व्हाट, कि टेबल को हिट करने पर टेबल के थ्रू जो साउंड की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है ना, वो आपके ईयर्स को सुनाई दे रही है। दैट मीन्स साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अब साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकती है या नहीं, उसके लिए क्या है, तो दे हैव गिवन अस द मेथड, है ना। तो द सेटअप फॉर द एक्सपेरिमेंट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इन दिस सेटअप द इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इनसाइड द ग्लास बेल जार। आपने क्या करा है, एक ग्लास का बेल जार दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड कर दिया। अब बेल जार को कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम पंप के साथ, है ना। फिर उसके बाद की प्रेस करी तो जो सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का वो कंप्लीट हो गया, है ना, जिससे जो इलेक्ट्रिक बेल थी वो रिंग होने लगी। रिंग होने के बाद विच वॉज हर्ड इवन आउटसाइड द बेल जार। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको बेल जार के बाहर भी वो साउंड सुनने को मिली। अब एयर जो है धीरे धीरे उस बेल जार से रिमूव करी जा रही है, किसके थ्रू, वैक्यूम पंप के थ्रू। तभी तो अंदर क्या बनेगा, वैक्यूम चैम्बर बनेगा, है ना। तो जैसे जैसे एयर की क्वांटिटी बेल जार के अंदर रिड्यूस होगी तो साउंड की इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, है ना। फाइनली जब सारी जो एयर है बेल जार के अंदर से बाहर रिमूव कर दी गई, अब जब आपका जो हैमर है उस गोंग को स्ट्राइक करेगा रिपीटेडली, बट हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। दैट मीन्स व्हाट, कि जो साउंड है वो क्या वैक्यूम के थ्रू प्रोपोगेट नहीं करती है। क्या साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत है क्या होने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि अब अंदर कुछ मीडियम बचा ही नहीं, है ना। तो इस वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है। नाउ हाउ डू वी हियर साउंड, साउंड हमें सुनाई कैसे देती है। तो हमें पता है कि साउंड किसके थ्रू, हमारे ईयर्स के थ्रू हम हियर कर पाते हैं। ईयर 3 डिस्टिंक्ट पार्ट से बना है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो जो आउटर ईयर है उसका काम है पूरी साउंड को कलेक्ट करना और उसको किधर की तरफ, ईयर कैनाल की तरफ लेकर जाना, जिसको हम अकाउस्टिक मीटर्स कहते हैं, है ना। और वो फिर वहाँ से कहाँ लेकर जाया जाती है, ईयर ड्रम तक ली जाती है। ईयर ड्रम क्या है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करता है जैसे उस पर साउंड आती है। फिर जो ये वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम है ये क्या करता है, मिडिल ईयर की जो बोन्स है जिनको हम ऑसल्स बोलते हैं, है ना, वहाँ तक क्या करता है, उनको मूव करवाता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस है वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं। उनको फिर कॉशलिया क्या है, ये भी हमारा ईयर पार्ट है ना। ये कहाँ होता है, हमारे बिल्कुल इनर ईयर में होता है, वहाँ तक ये वाइब्रेशन जाती है। फिर कॉशलिया का काम क्या है कि इन सभी वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना और फिर उनको क्या, ब्रेन तक ट्रांसफ़र करना। जब ब्रेन तक जाएगा फिर ब्रेन इन सिग्नल्स को रिसीव करके क्या हमें वो साउंड, पर्टिकुलर साउंड ऑडिबल होती है। इस तरीके से हम साउंड सुन पाते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, साउंड की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो साउंड सबसे पहले ये था कि वो वेव्स की फॉर्म में, वाइब्रेशंस की वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है जब एक सोर्स से बाहर निकलती है। तो वाइब्रेशंस हमें पता है क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है, यानी कि जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन की तरह साउंड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में। तो हमें पता है साउंड वाइब्रेशंस के फॉर्म में वाइब्रेट करती है, प्रोपोगेट करती है मीडियम के पार्टिकल्स में अबाउट अ मीन पोजीशन। जो मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है क्या, मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में, है ना, मीन पोजीशन के दोनों ही साइड पर, वो साउंड के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, ये चीज़, ये दिस इज ओके, और वी कैन से दिस ऑल्सो, दिस इज द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? एक साउंड वेव का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। किसी भी मीडियम के एक पार्टिकल को कितना, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम उसका टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड को किसमें? सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द एयर पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जो एयर पार्टिकल्स है वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हैं उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। इसको हर्ट्ज, दैट इज HZ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज, है ना। तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है उसको आप ऐसे कह सकते हो कि वो 50 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रही है 1 सेकेंड में। तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस इन अ गिवन टाइम। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतनी ऑसिलेशंस, उतनी वाइब्रेशंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। सो वी स्टडी दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी पढ़ा हमने कि साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों ही ट्रैवल कर सकती है, और साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो अब साउंड जो है इन मीडियम में, मतलब इन मीडियाज़ के थ्रू ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड के साथ, यानी कि सभी मीडिया में एक ही स्पीड से ट्रैवल नहीं करती है। अगर हम तीनों मीडिया में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा स्लो मूव करती है साउंड किसमें? गैसेस में, है ना। एंड देन फास्टर थ्रू सॉलिड्स एंड फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड। फिर थोड़ा सा फास्टर मूव करती है लिक्विड्स मीडियम में, और सबसे फास्टेस्ट मूव करती है आपके सॉलिड्स मीडियम में। एयर में जो साउंड की स्पीड है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी फ्लो हो रही है। एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो साउंड की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो फास्टली मूव कर रहा है साउंड के कंपैरिजन में, है ना, दैट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो क्या मानी जाएगी? सुपरसोनिक स्पीड मानी जाएगी। और वो ऑब्जेक्ट्स जो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो साउंड प्रोड्यूस बाय दीज शॉक वेव्स इज कॉल्ड सोनिक बूम, और फिर इन शॉक वेव्स की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम सोनिक बूम कहते हैं। क्या है सोनिक बूम? एक थंडर जैसी नॉइज है जो एक पर्सन को सुनाई देती है ऑन द ग्राउंड व्हेन अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाइज ऑफ थ्रू द नियर बाय रीजन। जब एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या करता है, नियर बाय रीजन में फ्लाई करके निकलता है तो ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन्स को जो आवाज़ सुनाई देती है वो क्या? एक थंडर जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि क्या है? सोनिक बूम है। एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि ये ऐसी साउंड है जो साउंड वेव्स के थ्रू, सॉरी शॉक वेव्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, और ये शॉक वेव्स क्यों प्रोड्यूस हुई? एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जो क्या सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सुपरसोनिक स्पीड कौन सी स्पीड होती है? जब एक ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी फास्टली ट्रैवल करता है। ठीक है, चलो नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के रिफ्लेक्शन पे आते हैं। तो जब साउंड वेव्स किसी एक सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं, फॉल करती हैं, वो भी बाउंस बैक करती हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। आपने एक टर्म सुना होगा एको। एको क्या होता है? एको occurs due to the reflection of sound by the hills or the walls of the building. We hear two sound waves as two distinct sound only if the time interval between the sound wave is 1/10th of a second or more than that. तो एकर कब होता है? जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। कभी आपने देखा होगा जब आप हाई हिल्स पे जाते हो या जो बिल्डिंग की जो वॉल्स होती है वहाँ से जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती है तब एको सुनने को मिलता है। आपको दो साउंड वेव्स, दो डिस्टिंक्ट साउंड से तभी सुनने को मिलेंगी अगर दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो एक सेकेंड के 1/10th का होगा, है ना, या उससे ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स व्हाट कि वी कैन हेयर द एको ऑफ अ साउंड ओनली इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज आवर ईयर आफ्टर 1/10th ऑफ अ सेकेंड आफ्टर वी हेयर द फर्स्ट साउंड। पहले साउंड सुनने के बाद अगर दूसरी साउंड वेव हमारे ईयर्स में 1/10th ऑफ अ सेकेंड में रीच कर जाती है तो हमें क्या एको सुनाई देने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और इस कंडीशन ये तभी पॉसिबल है व्हेन if there is some minimum distance between the source producing the sound and the surface reflecting the sound, assume the listener is near to the source। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी जब किसके बीच में? आपका जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है उसके बीच में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है साउंड का उनके बीच में बहुत मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि जो पर्सन है, जो लिसनर है, उस सोर्स के बिल्कुल पास खड़ा होगा, तब एको सुनने को मिलेगा।
अब साउंड की जो स्पीड है एयर में अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या, जो डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय द साउंड है ना, कितना इन एयर इन अ टाइम कितना है, 1/10 सेकेंड है ना, जो कि 34 मीटर का होता है। और जो एको है साउंड की, उसको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है साउंड का वो कितना होना चाहिए, 34 मीटर का होना चाहिए। दिस मीन्स जो सरफेस है जो साउंड को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है एक सोर्स से है ना, वो कितना 17 मीटर अवे रखा होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स। 17 मीटर में जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होकर 17 मीटर में वापस आएगा। अभी तो 17 टू 34 मीटर में अगर साउंड 34 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके एक सेकेंड के 1/10 में जब साउंड वेव्स वापस आ जाती है तब वहाँ पे एको प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। सो ह्यूमन ईयर क्या करती है, साउंड को डिटेक्ट कर सकती है उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेंज से। फ्रीक्वेंसीज कितनी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो उस साउंड को ऑडिबल साउंड कहा जाता है। लेकिन अगर साउंड क्या है 20 हर्ट्ज से नीचे का है या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है उस साउंड की, देन इट इज इनऑडिबल साउंड, ठीक है। सो एनी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी इस ऑडिबल रेंज से नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे है ना, उसको बोलेंगे क्या, इंफ्रासोनिक साउंड। लेकिन ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, उसको अल्ट्रासाउंड कहेंगे। ना तो हम इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, ना ही हम अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारे ऑडिबल रेंज से ज़्यादा या कम होती है, ठीक है। चलो नाउ द ऑडिबल रेंजेस, कुछ एनिमल्स की ऑडिबल रेंजेस जो है फ्रीक्वेंसीज की गिवन है, जैसे कि जो डॉग्स हैं उनकी 50 हर्ट्ज टू 45,000 हर्ट्ज तक होती है, कैट्स की 45 टू 85,000 की है, बैट्स की 1,20,000 हर्ट्ज तक की होती है, डॉल्फिन्स की अप टू 2 लाख हर्ट्ज एंड एलिफेंट्स की 5 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज, ठीक है। चलो नाउ म्यूजिक एंड नॉइस। सो सभी सॉन्ग्स जो हम लोग सुनते हैं अपने सराउंडिंग से, क्या वो सभी प्लेजेंट अच्छी होती हैं, नहीं, कुछ प्लेजेंट है कुछ अनप्लेजेंट है। तो वो साउंड्स जो हमको एक प्लेजेंट फीलिंग देते हैं जब हम उन्हें सुनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। लेकिन वो साउंड्स जो अनप्लेजेंट होते हैं, इरिटेटिंग फील करवाती हैं, उनको हम नॉइस बोलते हैं, राइट। तो म्यूजिकल साउंड में क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता है वो रेगुलर होता है, रिदमिक होता है, जबकि नॉइज में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन एब्रप्ट होता है और इरेगुलर होता है, ठीक। नाउ वी कम टू द टॉपिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में। किस बेसिस पे, कि वो जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है आपकी गिटार, वायलिन, ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये स्ट्रिंग्स की, इनके स्ट्रिंग्स को जब स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच करने पर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू क्या इनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि फ्लूट एंड ट्रम्पेट, ये साउंड प्रोड्यूस करता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इनसाइड देम, है ना, इनके अंदर एयर कॉलम होते हैं, उनमें जब वाइब्रेशंस होता है तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में से साउंड प्रोड्यूस होती है, और इनको हम बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट, है ना। नेक्स्ट क्या है, ड्रम, तबला, है ना, ये कब प्रोड्यूस करते हैं साउंड, बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इनकी जो मेम्ब्रेशन को जब स्ट्रेच किया जाता है उस पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, तब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इनको बोला जाता है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। चलो नेक्स्ट वी कम टू नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है, एक्सेसिव और अनवांटेड नॉइस जब हमारे एनवायरनमेंट में हो जाती है तब एक कंडीशन होती है नॉइस पोल्यूशन, है ना। बहुत सारे क्या है आपके सोर्सेज है नॉइस पोल्यूशन के, जैसे कि रोड ट्रैफिक, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर। अब नॉइज पोल्यूशंस के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, एक तो एक मैन की, इंसान की हेयरिंग जो एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, वो कम हो सकती है ना। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कॉज करता है जिससे फैटीग हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना, टेम्पररी या परमानेंट इम्पेयरमेंट भी आ सकती है हियरिंग की। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या फिर कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। सो क्या नॉइज प्रोड्यूसिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं या जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा कहीं दूर एस्टैब्लिश या लोकेट किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद प्लेइंग लाउड म्यूजिक, पब्लिक प्लेस पर लाउड म्यूजिक को प्ले करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए, है ना। उसके बाद एक्सेसिव हॉन्किंग जो करते हैं ऑटोमोबाइल्स वाले, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए थोड़े। फिर
रेडियो या टेलीविज़न को लो वॉल्यूम पे हमें चलाना चाहिए। उसके बाद जितनी भी डिफेक्टिव मशीन या इंजन्स हैं जो कि अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनका हमें मिनिमम यूज़ करना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ हॉर्न ऑफ द व्हीकल्स वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवल करते वक्त हम अननेसेसरी व्हीकल्स के हॉर्न को बजाते हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ईयर प्लग्स हमें क्या लगाने चाहिए टू प्रोटेक्ट द ईयर्स एट वर्किंग इन अ नॉइजी एटमॉस्फेयर। जब आप नॉइजी एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहे हो तो ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड सोल्यूशन। हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है? तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? द कंडीशन ऑफ हेयरिंग लॉस, यानी कि जब सुनने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, कंडीशन आती है, इस कंडीशन को हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहा जाता है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट की डिग्री जो है वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पार्शियल हेयरिंग लॉस होता है और कुछ ऐसे हैं जिनको कंप्लीट हेयरिंग लॉस हो सकता है। सो अ किड विद हेयरिंग लॉस में अटेंड अ स्पेशल स्कूल, स्पेशल क्लासेस विद इन अ रेगुलर स्कूल और मे बी अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर क्लासरूम। अब एक बच्चा है जिसको हेयरिंग लॉस है तो उसको आप एक स्पेशल स्कूल में डाल सकते हो, स्पेशल क्लासेस लगाई जा सकती हैं एक रेगुलर स्कूल के अंदर, ठीक है, या फिर उसको एक रेगुलर क्लासरूम का पार्ट भी बनाया जा सकता है। अब कुछ लोग हैं जिनको हेयरिंग लॉस होता है तो उनको कुछ स्पेशल टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि स्पीच रीडिंग है ना। स्पीच रीडिंग होता है जिसमें क्या है, लुकिंग क्लोजली एट अ पर्सन लिप्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स टू हेल्प फिगर आउट स्पोकन वर्ड्स। यानी कि जो पर्सन है जो बोल रहा है उनके क्या, उनके लिप्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे, उनके जेस्चर्स पे कि वो क्या वर्ड्स को बोल रहे हैं, तब हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है जिसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज विच इज़ ASL। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे हैंड मूवमेंट्स के थ्रू क्या सामने वाले को जो कि हेयरिंग अनेबल्ड है उसको समझाया जा सकता है। दैट अलाउज डेफ पीपल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विदाउट स्पीकिंग। बिनर्स बोले हाथों के जेस्चर से आप क्या लोगों को बात समझा सकते हो। डेफ पीपल जो होते हैं यूजुअली वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट है cued speech and sign exact English which use hand shapes to translate what is being said. cued speech, sign exact English ये सब यूज़ करते हैं जिसमें आप हैंड की शेप्स को यूज़ करते हो ट्रांसलेट करने के लिए क्या बोला गया है उसके लिए, है ना। दैट मीन्स बोथ आर मीन टू बी यूज विद स्पोकन लैंग्वेज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एनीथिंग दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड थ्रू लिप रीडिंग। ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करी जाती हैं स्पोकन लैंग्वेज के लिए, है ना। यहाँ पे लोगों को समझाया जाता है कोई भी ऐसी चीज़ जो लिप रीडिंग के थ्रू समझ में नहीं आती है ना, उसके लिए। चलो, so the chapter has been completed. We have discussed about the various concepts of sound, the various properties of sound, how does a sound travel, and a hearing impairment, structure of ear, and many more things. And the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Till there, take care. Thank you everyone.